नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। आधुनिक काल से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि भारतेंदु युग के अंतर्गत आते हैं। भारतेंदु युग आधुनिक काल में भारतेंदु युग से संबंधित हम MCQs आज की क्लास में करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारतेंदु युग अपने आप में जो है एक इम्पोर्टेंट युग रहा है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण युग रहा है। तो आधुनिक काल से संबंधित जो है जितने भी हमारे काल है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, एक एक करके हम सभी युगों से संबंधित महत्वपूर्ण MCQs करेंगे। तो आज की क्लास में हम भारतेंदु युग से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQ करने वाले हैं। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, NTA नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT परीक्षा हो या कोई और अन्य परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, आधुनिक काल से संबंधित जो आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो आधुनिक काल को गद्य काल कहने वाले विद्वान कौन हुए हैं? तो आप सभी को पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाते हुए आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। इन्होंने जो है आधुनिक काल भी नाम नकारा नहीं है, उन्होंने आधुनिक काल को आधुनिक काल भी कहना उचित ठहराया है, लेकिन इन्होंने जो है गद्य काल कहा है आधुनिक काल को। तो गद्य काल की संज्ञा दी किन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जिस प्रकार से आदिकाल को इन्होंने आदिकाल भी कहा और जो है वीरगाथा काल की संज्ञा दी। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 2, आधुनिक काल में कुल मिलाकर जो है किस प्रकार का साहित्य लिखा जाता था? तो आधुनिक काल में जो है गद्य अधिक लिखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। पद्य अधिक लिखा गया नहीं, और जो है पद्य और गद्य बराबर लिखा गया, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद गद्य अधिक लिखा गया था आधुनिक काल के अंतर्गत, ये आपको पता ही है। बढ़ते हैं आगे जो हमारे उपन्यास, नाटक, कहानी जो रचनाएं हुई है, ये सभी आधुनिक काल के अंतर्गत ही की जाने लगी थी। उसके बाद देख लेते हैं ईसाई पादरियों ने किस प्रकार हिंदी गद्य के प्रसार में योगदान दिया? तो ईसाई पादरियों ने किस प्रकार हिंदी गद्य के प्रसार में योगदान दिया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उन्होंने गद्य लेखन पर पुरस्कार दिए, स्वयं हिंदी गद्य में लिखा, ये भी नहीं होगा भाई। बाइबल का हिंदी अनुवाद कराया और उसे बांटा, आंसर हो जाएगा हमारा C। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न नंबर 4, हिंदी में आधुनिक काल के काव्य की एक विशेषता यह है कि क्या विशेषता है हिंदी में आधुनिक काल की, ये बतानी है आपको। तो यह जनजीवन के साथ चला, बिल्कुल सही है। इसमें करुण रस की प्रधानता मिली, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें जीवन की विभिन्न समस्याओं और उसके समाधान को स्थान मिला, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा हमारा D। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, आधुनिक काल के काव्य में जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल के काव्य में कविताएं ब्रज भाषा में लिखी जाने लगी, कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगी, कविताएं केवल अवधि में लिखी जाती रही या कविताएं ब्रज व अवधि में लिखी गई? आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आधुनिक काल के काव्य में कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगी, क्योंकि ब्रज भाषा में तो कविताएं जो है पहले ही लिखी जा चुकी थी। पूरा का पूरा रीतिकाल हमें ब्रज भाषा में देखने को मिला, और इससे पहले भी भक्ति काल के अंतर्गत भी जैसे कि तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका जैसी रचनाएं भी ब्रज भाषा में लिखी गई, और साथ ही जो है सूरदास जी द्वारा जो है सूर सागर साहित्य लहरी सूरदास जी भी ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। तो आधुनिक काल के काव्यों में जो है खड़ी बोली में कविताएं लिखने की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक काल की काव्य रचनाओं में आधुनिक काल की जो काव्य रचनाएं हैं उसमें राष्ट्रीय गौरव जगह, बिल्कुल सही है। जैसे कि हमें भारतेंदु युग की
भारतेंदु जी की रचनाओं से हमें पता चलता है। राष्ट्रीयता उजागर हुई और समाज की भावनाएं मुखरित हुई। ये सभी जो विशेषताएं हमें आधुनिक काल की काव्य रचनाओं में देखने को मिलती हैं। जैसे कि आगे जाके राष्ट्रीय काव्य धारा से संबंधित काफ़ी कवि प्रसिद्ध हुए, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि कवियों ने राष्ट्रीय भावनाओं को उजागर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7, प्रारंभिक गद्य की भाषा थी। तो प्रारंभिक जो गद्य की भाषा थी वो कौन सी थी, किस पर कौन सी भाषा रही है प्रारंभिक गद्य की? तो प्रारंभ में जो है ब्रज भाषा जो है प्रारंभिक गद्य की भाषा मानी जाती है। पहले जो गद्य साहित्य लिखा गया सबसे पहले प्राचीन में, तो ये माना जाता है कि ब्रज और राजस्थानी भाषा में लिखा गया था। आपको ध्यान रखना है, अगर ब्रज नहीं मिले ऑप्शन में, राजस्थानी हो तो भी आपको ध्यान रखना है। दोनों भाषाओं में प्राचीन रूप से हमें गद्य देखने को मिलता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर हमारा 8, लेखक चतुष्टय का महत्व हिंदी साहित्य के किस विधा के विकास के लिए आंका जाता है? तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा ये लेखक चतुष्टय क्या है। तो लेखक चतुष्टय के अंतर्गत 4 लेखक शामिल होते हैं। 4 लेखक शामिल हैं जिन्होंने खड़ी बोली पद्य के विकास के लिए जो है, एक सेकंड भाई, सॉरी भाई, खड़ी बोली पद्य के विकास नहीं, गद्य का विकास किया था। हिंदी गद्य का विकास इन्होंने किया था। हिंदी गद्य की जो रचनाएं लिखी जाने लगी थी, इसके विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन 4 लेखकों ने। आंसर हो जाएगा हमारा सी। और ये 4 लेखक हमारे कौन कौन से हुए हैं, कौन कौन लेखक आते हैं लेखक चतुष्टय में? इनके अंतर्गत जो हमारे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में, 10 जुलाई 1800 ईस्वी में, उसके अंतर्गत हमारे जो उसके अध्यक्ष तो रहे थे गिलक्राइस्ट, ये आपको पता ही है। तो फोर्ट विलियम के अध्यक्ष को 1800 ईस्वी में गिलक्राइस्ट रहे। तो उसमें 2 विद्वान ऐसे हुए जो उन्होंने भाषा मुंशी का पद संभाला था। तो भाषा मुंशी के पद पर जो चुने गए, एक थे लल्लू लाल और दूसरे थे सहदल मिश्र, सॉरी भाई, सदल मिश्र। ये दोनों विद्वानों ने जो है भाषा मुंशी का पद इन्होंने संभाला। तो इसमें इन्होंने जो है हिंदी के गद्य का विकास किया था और यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज में अपना जो है भाषा मुंशी का पद भी संभाला हुआ था। और साथ ही दो इनके अतिरिक्त 2 और अन्य विद्वान हुए। एक हुए ईशा अल्लाह खां का नाम आते ही हमारे माइंड में आता है कि इनके द्वारा लिखी गई रचना रानी केतकी की कहानी। फिर उसके बाद जो है सदा सुख लाल, ये 2 लेखक और हुए जिन्होंने हिंदी गद्य के विकास में अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने खड़ी बोली गद्य का विकास किया था। भाई ये यहाँ पर पद हो गए इसलिए आंसर गलत हो गया, अगर गद्य होता तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता। इन्होंने जो है खड़ी बोली गद्य का विकास में अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए जो है थोड़ा कन्फ्यूजन के अनुसार जो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है हर एक प्रश्नों का आंसर किस प्रकार से आपको ऑप्शनों को एनालिसिस करते हुए चलना है। किसी से भी गलती हो सकती है भाई, तो एक एक प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़कर समझते हुए चलना है। तो 4 लेखक हुए लेखक चतुष्टय में, कौन कौन से? लल्लू लाल, सदल मिश्र और ईशा अल्लाह खां और जो है सदा सुख लाल। इन चारों लेखकों ने हिंदी गद्य के विकास में, जो हिंदी गद्य के अंतर्गत जो खड़ी बोली गद्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन 4 लेखकों को ही इसलिए लेखक चतुष्टय कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर हमारा 9,
सुख सागर की विषय वस्तु से संबंधित है। सुख सागर की विषय वस्तु संबंधित है, किससे संबंधित है? सुख सागर किसकी रचना है? सदा सुखलाल नियाज जी की रचना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये रचना है इसकी विषय वस्तु किस आधार पर ली गई है? तो ये भागवत पुराण आंसर हो जाएगा इसका। भागवत पुराण जो है इसकी विषय वस्तु रही है सुख सागर की। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रेम सागर का वर्ण विषय क्या है? प्रेम सागर का वर्ण विषय क्या माना जाता है? तो प्रेम सागर का वर्ण विषय माना जाता है जो कि लल्लू लाल जी द्वारा रचित है। सुख सागर जो कि सदा सुखलाल नियाज जी द्वारा रचित, उसकी जो विषय वस्तु थी भागवत पुराण पर आधारित। और प्रेम सागर का वर्ण विषय जो रहा है विष्णु पुराण के 10वें स्कंद का अनुवाद माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की नहीं है? मानव धर्मसार राजा शिव प्रसाद सितारे की है। वामा मनोरंजन ये भी इन्हीं की रचना है। और भूगोल हस्तामूलक जो रचना है ये भी इन्हीं की है। और उदयपुरोदय जो रचना है ये इनकी नहीं है, शिव प्रसाद सितारे हिंद की नहीं है, बल्कि जो है ये है भारतेंदु जी की। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भारतेंदु जी का निबंध रहा है ये। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज से कोई भी संबंध नहीं रखता? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के अंतर्गत जो हमारे लल्लू लाल जी रहे हैं और जो सैदल मिश्र रही है, ये दोनों के दोनों विद्वान जो है ये भाषा मुंशी का पद इन्होंने संभाला है। भाषा मुंशी के पद पर ये कार्यरत रहे हैं। लेकिन और गिलक्राइस्ट जो है इसके फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने जो है कार्यभार संभाला है। और लेकिन जो ये मुंशी सदा सुखलाल जी हैं, इन्होंने हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी साहित्य में गद्य का विकास पद्य के साथ साथ हुआ, गद्य पद्य से पहले हुआ या पद्य के बाद हुआ, या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदी साहित्य में गद्य का जो विकास हुआ वो आपको पता ही है। पहले पद्य साहित्य लिखा गया, उसके बाद जो है गद्य साहित्य का विकास होना शुरू हो गया था, यानी कि पद्य के बाद हुआ। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14। हिंदी में गद्य का प्राचीनतम रूप किस ग्रंथ में मिलता है? तो हिंदी में गद्य का प्राचीनतम रूप जो है हमें निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भाई 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता जो कि गोकुलनाथ जी द्वारा लिखी गई, उसमें हमें गद्य का प्राचीनतम रूप ग्रंथ मिलता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी गद्य की शैली थी। हिंदी गद्य की शैली जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व से पहले किस प्रकार की थी, ये आपको बतानी है। उर्दू फारसी से युक्त, संस्कृत शब्दों से युक्त, विशुद्ध हिंदी, ए बी दोनों, या केवल बी? आंसर क्या होगा इसका हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ए और बी दोनों। उर्दू फारसी से युक्त भी थी और संस्कृत शब्दों से युक्त विशुद्ध हिंदी भी मानी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। 19वीं शताब्दी के पूर्व नवजागरण का संदेश जो है धर्म के विभिन्न संप्रदायों द्वारा किया गया, राजनेताओं द्वारा किया गया, या पाश्चात्य संस्कृति द्वारा किया गया, या जो है शिक्षा द्वारा किया गया? कि 19वीं शताब्दी के पूर्व नवजागरण का संदेश किस प्रकार से किया गया? तो आंसर हो जाएगा हमारा धर्म के विभिन्न संप्रदाय द्वारा किया गया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 17। ईसाई मिशनरियों की स्वार्थ भावनाओं ने धार्मिक क्रांति उत्पन्न की
जो उत्पन्न की उसका उद्देश्य क्या था। तो ईसाई मिशनरियों की स्वार्थ भावना ने धार्मिक जो क्रांति उत्पन्न की उसका उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। तो मिशनरियों की निंदा, हिंदुओं को अपने धर्म परिवर्तन करने से रोकना या हिंदू धर्म का प्रचार करना। सही आंसर क्या होगा हमारा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों। तो ए और बी, मिशनरियों की निंदा और हिंदुओं को अपना धर्म परिवर्तन करने से रोकना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18। सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता महसूस की गई। भारतीय जनता को जागृत करने के लिए, कुप्रथाओं तथा अंधविश्वासों का विरोध करने के लिए या भारतीयों में एकता स्थापित करने के लिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता किस प्रकार से महसूस की गई। आंसर क्या होगा हमारा। उपयुक्त सभी। इन सभी में जो है, इन सभी कारण रहे हैं ये कि जिससे भारतीय जो है सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता हुई। तो भारतीय जनता को जागृत करने के लिए भी सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता महसूस हुई और कुप्रथाओं तथा अंधविश्वासों का विरोध रोकने के लिए भी, और साथ ही जो है भारतीयों में एकता स्थापित करने के लिए भी। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि उस समय जो है हमारा देश जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं भारतेंदु युग से संबंधित आगे आने वाले जितने हमारे प्रश्न हैं भारतेंदु युग से संबंधित रहेंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे भाई। MCQ कुछ प्रश्नों को हम आज की क्लास में करेंगे और जो हमारे भारतेंदु युग के कुछ प्रश्न और हमारे रह जाएंगे तो वे हम जो है नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं, लगभग 30 प्रश्नों को तो आज की क्लास में हम करेंगे। तो देख लेते हैं, आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक निम्नलिखित में से जो है भारतेंदु जी को कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारतेंदु युग का अन्य नाम, भारतेंदु युग का जो दूसरा नाम है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो भारतेंदु युग का जो अन्य नाम है वो रहा है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल जो है भारतेंदु युग का दूसरा नाम है। पूछा जाता है परीक्षाओं में कि भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है, या पुनर्जागरण काल किस युग को कहा जाता है, या जागरण सुधार काल किस युग को कहा जाता है। इस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत की बात आ जाए, अगर ये पूछ लिया जाए भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत ये किसको कहा जाता है, ये आप सभी को पता है। जीके के अंतर्गत भी ये प्रश्न पूछा जाता है। ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन पुनर्जागरण काल किस युग को कहा जाता है, वो कहा जाता है भारतेंदु युग को। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहीं से भी किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21, भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ नहीं हैं। तो इसमें कौन सी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है जो कि भारतेंदु युगीन, कौन सी प्रवृत्ति ऐसी है जो कि भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है। तो देख लेते हैं, राष्ट्रीयता की प्रेम भावना भी भारतेंदु युग के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। सामाजिक चेतना भी हमें देखने को मिलती है इस युग में। और हास्य व्यंग्य रचनाएं भी लिखी गई है, जैसे कि अंग्रेजों पर कटाक्ष संबंधी रचनाएं भी भारतेंदु जी द्वारा लिखी गई है। लेकिन जो है भक्तिपरक काव्य की प्रधानता इसमें नहीं हुई। बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युग का कवि नहीं है। इनमें से कौन सा कवि ऐसा है जो भारतेंदु युग से संबंधित नहीं रखता। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन ए ही मिलेगा, क्योंकि ये द्विवेदी युग के अंतर्गत आने वाले कवि रहे हैं। और श्री राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र और जो है प्रेमगंज जी, ये तीनों के तीनों कवि भारतेंदु युग से संबंधित हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर जो है एक प्रकार से हास्य व्यंग्य रचना है, कविता है, मौलिक नाटक है या अनुदित नाटक है। इनमें से जो है
बी आंसर हमारा सही, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारतेंदु कृत जो है प्रेम सरोवर एक कविता है। बढ़ते हैं आगे। प्रेम तरंग के रचनाकार हैं राधा कृष्ण दास, भारतेंदु, प्रेमघन या श्रीनिवास दास। प्रेम तरंग जो रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, भारतेंदु जी ने विजयनी विजय पताका की रचना की। तो विजयनी विजय पताका की रचना भारतेंदु जी ने जो है किस पर की है? तो कवि वचन सुधा के सफल प्रकाशन पर, या भारतेंदु मंडल के गठन पर, या अंग्रेजों की मिस्र पर विजय की खुशी में, या तदीय समाज की स्थापना पर। तो भारतेंदु जी ने जो है विजयनी विजय पताका की जो रचना है अंग्रेजों की मिस्र विजय की खुशी में की है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 26। भारतेंदु युग में मध्य वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ, उच्च वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ, या निम्न वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ, या उपयुक्त में से कौन सा कोई भी नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए, मध्य वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ भारतेंदु युग में। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 27। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में हिंदी गद्य में नाटक लिखे गए, आलोचना लिखी गई, निबंध लिखे गए, या सभी लिखे गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में हिंदी गद्य में जो है कौन सी रचनाएं लिखी गई, ये आपको बताना है। तो सभी रचनाएं इसमें लिखी गई। नाटक, आलोचना, निबंध संबंधी सभी विधाएं इसमें लिखी गई। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 28। भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियों में कौन सा एक सही नहीं है? तो इनमें से जो इनकी प्रवृत्ति है भारतेंदु युग की, हमें बतानी है कौन सी प्रवृत्ति सही नहीं है। जिस प्रकार से हमने एक प्रश्न और देखा था उसमें ऑप्शन दूसरे दिए हुए थे, तो हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन सी प्रवृत्ति होगी। तो राष्ट्रीय प्रेम की भावना तो रही है, सामाजिक दुर्दशा का वर्णन भी किया हुआ है, और जो है हास्य, व्यंग्य एवं समस्या पूर्ति संबंधी रचनाएं भी इस युग के अंतर्गत हुई है, लेकिन विरह वर्णन का इसमें प्रयोग नहीं किया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। हिंदी कविता के आधुनिक युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी कविता के आधुनिक युग का प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? सही आंसर क्या होगा? श्रीधर पाठक को, जयशंकर प्रसाद को, बालकृष्ण भट्ट को, या भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक युग का प्रवर्तक माना जाता है। और आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? मैंने आपको बताया ही था, राजा राम मोहन राय को। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 30। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्यधारा को किस ओर मोड़ा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने काव्यधारा को निर्गुण भक्ति की ओर मोड़ा, रीति ग्रंथों की ओर मोड़ा, श्रृंगार प्रियता की ओर मोड़ा, या स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा। किस ओर मोड़ा ये आपको बताना है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, कुछ प्रश्न और कर लेते हैं भाई, देख लेते हैं। तो हिंदी कविता में राष्ट्रीयता की तान सबसे पहले किसने छेड़ी? तो हिंदी कविता में राष्ट्रीयता की तान जो है सबसे पहले छेड़ी किसने छेड़ी ये आपको बताना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतेंदु ने रीतिकालीन मुक्तियों का संकलन किस नाम से किया? भारतेंदु ने रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन है, ये मुक्तियों का नहीं, माफ़ी चाहूँगी। तो भारतेंदु ने रीतिकालीन मुक्तकों का जो संकलन है वो किस नाम से किया? ये किया इन्होंने सिंदूरी तिलक नाम से जो है रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन इन्होंने किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 33। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी रही है? तो भारतेंदु की जो सबसे बड़ी विशेषता है कविता की वो रही है निम्नलिखित में से ब्रज और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचनाएं
सांप्रदायिक कट्टरता का अभाव या फिर प्राचीन और नवीन का समन्वय, व्यंग्य द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा। तो आंसर हो जाएगा हमारा प्राचीन और नवीन का समन्वय। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, कौन सी कीर्ति भारतेंदु की नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की इनमें से कौन सी कीर्ति नहीं है? भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और जो है वेदिकी वेदिकी हिंसा न भवती। आप सभी को पता है ये तीनों रचनाएं जो है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और जो है वेदिकी वेदिकी हिंसा न भवती, ये सभी रचनाएं जो है तीनों की तीनों रचनाएं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। लेकिन भारत हरण जो है ये रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। एक लेखक हुए हैं देवकी नंदन त्रिपाठी जी, 1899 में उन्होंने ये रचना लिखी है भारत हरण, देवकी नंदन त्रिपाठी जी ने। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 35। शिक्षा के प्रचार के लिए भारतेंदु ने एक स्कूल खोला जो अब उन्नति करते करते हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज हो गया। इस स्कूल का आरंभिक नाम क्या था? तो हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज का पूछा हुआ है, आरंभिक नाम क्या था? तो ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र स्कूल, चौखंबा स्कूल, सरस्वती स्कूल या हिंदी विद्यालय। इनमें से सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, चौखंबा स्कूल। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतेंदु कृत फूलों का गुच्छा में संग्रहित है। फूलों का गुच्छा जो भारतेंदु जी की रचना है उसमें संग्रहित है कि कौन सी कविताएं अनुदित नाटकों के प्रमुख अंश संकलित है, या अंग्रेजी सरकार के कार्यकलापों का व्यंग्य संकलित है, या विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके लेख संकलित है, या खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं संकलित हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर हो जाएगा खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं संकलित है। भारतेंदु जी द्वारा रचित फूलों के गुच्छे जो उनकी रचना है। बढ़ते काव्य संग्रह है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 37। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, यह पंक्ति भारतेंदु की किस रचना में है? तो ये पंक्ति जो है भारतेंदु के उत्तरार्ध भक्तमाल के अंतर्गत दी हुई है। उत्तरार्ध भक्तमाल में जो ये जो पंक्ति है, कई बार ये पूछ लिया जाता है किस लेखक की है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की द्वारा लिखी गई किस रचना से है? तो उत्तरार्ध भक्तमाल जो कि भारतेंदु जी की रचना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है? कश्मीर सुषमा, पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा और बादशाह दर्पण। ये तीनों की तीनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। लेकिन इतिहास तिमिर नाशक जो रचना है भारतेंदु जी की नहीं है। भारतेंदु जी की नहीं है तो किस लेखक की है? जो ये रचना है शिव प्रसाद सिंह की है। शिव प्रसाद सितारे हिंद सिंह ने, शिव प्रसाद सिंह ने भी शिव प्रसाद सितारे हिंद, दोनों अलग अलग विद्वान हैं, ये आपको ध्यान रखना है। शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की रचना है इतिहास तिमिर नाशक। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 40। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है और बाकी के प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मन की लहर काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? मन की लहर जो काव्य ग्रंथ है इनके रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इस रचना के रचयिता रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा लिखी गई मन की लहर। और हमारे जो प्रश्न नंबर प्रश्न लगभग हमारे 80 प्रश्न है इस क्लास के इस PDF के अंतर्गत भारतेंदु युग से संबंधित जितने भी हमारे कथन पंक्तियों से संबंधित प्रश्न हैं उनको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो काफ़ी सारे प्रश्न भारतेंदु युग से संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। भारतेंदु युग से संबंधित जो प्रश्न हैं MCQs हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट MCQ रहे हैं भाई ये। और इन्हीं प्रश्नों में से आपको परीक्षा में प्रश्न 2-3 प्रश्न आपको अवश्य ही मिल जाएंगे। अगर भारतेंदु युग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में तो इनसे बाहर प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। तो TGT PGT परीक्षा
के अंतर्गत जो है हमारी तैयारी चली हुई है। DSSB के अकॉर्डिंग, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाए रही है। साथ ही सभी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्यों के साथ हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा ही रही हैं। तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये क्लास रहेगी। और हिंदी विषय से संबंधित हम जो है अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास भी कर रही है। पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ, विद जो उसके एनालिसिस के साथ, जो विद एक्सप्लेनेशन के साथ, अर्थात व्याख्या सहित प्रश्नों को करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो भी बच्चा जिस भी परीक्षा से की तैयारी कर रहा है, चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT BGT परीक्षा हो या कोई और अन्य परीक्षा हो जिसमें साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारे साथ जुड़ करके संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ा सकता है। संपूर्ण हिंदी साहित्य को जो है अधिक से अधिक तथ्यों को बार बार रिवीजन करते हुए आप जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो हमारे साथ जुड़ करके। फिर और जो है एक बात और कहना चाहूँगी जो मैं आपको हमेशा से कहती हूँ, अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए, बार बार रिवीजन करते हुए, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ हम जो है अपनी तैयारी को आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी किया करो ताकि मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिले। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।